नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 20 जून और आज रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो भी इसी चैनल पर बने बने रहिए क्योंकि आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश डैश एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है जहाँ हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। तो यह एक मरुस्थलीय का टीला बनता है जिसे बरखान के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी कल भी राजस्थान से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जल संचयन की व्यवस्था के बारे में पूछा गया था कि टांका किस प्रकार का कहाँ पर पाया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को कवर कर लीजिए क्योंकि राजस्थान से अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बरखान क्या है? बरखान एक दिशा में हवा की क्रिया से उत्पन्न होता है। इसका निर्माण मरुस्थल में तब होता है जब एक दिशा से स्थिर हवा आपूर्ति से भारी मात्रा में रेत की पूर्ति करती है। यानी जब एक तरह से आता है, ये इधर से आता है तो ये ऐसे हवा का निर्माण इससे ऊपर से चला जाता है, तो यहाँ पर बरखान का निर्माण होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह शब्द सबसे पहले रूसी प्राकृतिक यानी अलेक्जेंडर वॉन मिडेडोर्फ ने गढ़ा था, यानी उनके द्वारा इस नाम का दिया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया था कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसके लिए उन्होंने धम्म महापात्र की नियुक्ति की थी। अशोक ने धम्म महापात्र के नाम से अधिकारियों को नियुक्त किया जो लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा देते थे, और उनके अलावा अशोक ने अपने संदेश सुनाने के लिए निर्देश दिए जो स्वयं पढ़ नहीं सकते थे। उन्हें धम्म के बारे में विचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में दूत के रूप में भेजा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जनगणना से अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई शहर की आबादी सबसे अधिक है जो कि 12,44,02,373 है। और इससे पहले भी एक 14 जून को पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या जिस शहर में होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में एल्यूमीनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेडा पेडा सल्फर मिट्टी में एल्यूमीनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। पेडा सल्फर मिट्टी में एल्यूमीनियम ऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह एक प्रकार की जोनल मिट्टी है जिसमें मिट्टी बनने की प्रक्रिया के दौरान सिलिका की तुलना में सिल्वेक्सिड ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पॉलिटी से पूछा गया था कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, और इसका अनुच्छेद 85(2)(b) के इसका जानकारी मिलती है, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह संबंधित प्राधिकारों चाहे तो इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। लोकसभा को 2 तरीके से भंग किया जा सकता है। बहुमत यानी लोकसभा में बहुमत के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है, जबकि बड़े दल का नेता लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता है तो भी हकदार शक्ति राष्ट्रपति को अधिकार देती है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन अधिवेशन से पूछा गया था कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहमतुल्लाह सैनी 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो रहमतुल्लाह सैनी थे, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम को पहली बार यहीं पर गाया गया था। तो चलिए कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पर बात कर लेते हैं, जैसे कि पहला अधिवेशन जो कि 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था जो कि A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। चलिए
अगले अधिवेशन पर बात कर लेते हैं। अगला अधिवेशन दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। वहीं तीसरे अधिवेशन की बात करें तो 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था और अगला अधिवेशन जो कि चौथा अधिवेशन था जो कि 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे कुछ अधिवेशन है उन पर बात कर लेते हैं। 1896 जो कि अभी बात करके हैं, रहमतुल्लाह सैनी इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसमें सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। वहीं 1906 कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसके अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 4 प्रस्ताव स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया था। वहीं 1907 जो कि इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नर्म दल और गर्म दल 2 गुटों में विभाजित हुआ था कांग्रेस का 1907 अधिवेशन में। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन 1916 जो कि लखनऊ में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों गुटों की एकता हो गई थी और इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले अधिवेशन पर बात करते हैं। तो अगला अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं 1924 में बेलगाम में अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे MK गांधी। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलिए अगले अधिवेशन की बात करते हैं। अधिवेशन हुआ था 1925 कानपुर जिसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी जो कि सरोजिनी नायडू थी। अगला अधिवेशन 1938 में हुआ था। उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन इसी कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो यह 14 जून की पहली शिफ्ट में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके वर्तमान महानिरीक्षक हैं, जो कि इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं ज्ञानेंद्र सिंह प्रताप पर जिन्होंने 30 नवंबर 2027 तक पद पर नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं पूछा गया था 26 जनवरी 2025 की थीम क्या थी? तो जो कि 26वां गणतंत्र दिवस था इसकी थीम रखी गई थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी की थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 315 से संबंधित है? तो इसमें UPSC और SPSC की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान का एक भाग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? भारत में पश्चिम तट पर कुल 6 प्रमुख बंदरगाह है। अगर इसके अलावा और कोई था तो वह राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में स्थित है, मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, नवसेहा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कि मुंबई में स्थित है। वहीं मुरगांव और न्यू मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है और कोच्चि जो कि केरल में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश का करसन जिले में स्थित है। कुचिपुड़ी भारत की 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है और इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन हो चुके हैं। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में और US ओपन अगस्त सितंबर में खेला जाता है। तो चलिए उनके विजेताओं की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता पुरुष में बात करें तो नोवाक जोकोविच है और महिला में बात करें तो आरिना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, जिसमें पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज ने जीता है
वहीं महिला एकल इगा स्वितेक ने जीता है। विंबलडन की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। चलिए आगे बात कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह देश जो पूरी तरह से स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक्ड है, जो जिसकी सीमा बाहर से लगती है, यानी जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वह देश पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल की सीमा भारत से लगती है, जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। सीमा भारत से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल की कोई भी सीमा समुद्री सीमा से नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था, गोविंद वल्लभ पंत किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको मुख्यमंत्री को जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था कि पावर पॉइंट में टेम्पलेट डालने के बाद आपकी प्रस्तुति का डिजाइन, लेआउट और रंग योजना बदल जाती है। टेम्पलेट में पहले से ही डिजाइन तत्व जैसे रंग, फॉन्ट, प्रतिभूमि, पृष्ठभूमि और कुछ नमूने, स्लाइड और सामग्री होती है। टेम्पलेट लागू करने से आपकी स्लाइड में एक रूपता आती है और आप अपनी प्रस्तुति के लिए एक विशिष्ट रूप से अनुभव प्राप्त करते हैं। इसमें यही पूछा गया था कि पावर पॉइंट में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन और पूछा गया था, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यह थे आज के 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए थे। तो अगर आपका भी एग्जाम किसी शिफ्ट में है तो कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।